कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। शरदकालीन गन्ना की खेती पर जानकारी, अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु संवर्धन विधि द्वारा आलू की खेती पर जानकारी, पंतनगर द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान, गन्ना की खेती हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है। तो हमारे प्रदेश के जो किसान भाई इस समय शरदकालीन गन्ना की बुआई करना चाहते हैं तो वो इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु किस तरह से करें इसकी बुआई, इस विषय पर जानकारी हेतु देखिए ये खास प्रस्तुति। गन्ना एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है। विषम परिस्थितियां भी गन्ना की फसल को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर पाती हैं। इन्हीं विशेष कारणों से गन्ना की खेती अपने आप में सुरक्षित व लाभ की खेती है। तो किसान भाइयों, आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भूमि के चयन एवं उसकी तैयारी की। गन्ने की खेती मध्यम एवं भारी काली मिट्टी में की जा सकती है। दोमट भूमि जिसमें सिंचाई की उचित व्यवस्था हो व जल निकास अच्छा हो तथा पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो, गन्ने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। जहां तक खेत की तैयारी की बात है, खेत में एक बार गहरी जुताई करना चाहिए। इसके उपरांत 2 से 3 बार देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई कर रोटावेटर या पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा, समतल एवं खरपतवार रहित कर लेना चाहिए एवं रेजर की सहायता से 3 से 4.5 फुट की दूरी में 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी कूड़े बना लेना चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं खाद एवं उर्वरक की मात्रा पर। फसल पकने की अवधि लंबी होने के कारण खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता भी अधिक होती है। अतः खेत में अंतिम जुताई से पूर्व 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद खेत में समान रूप से मिला देना चाहिए। इसके अतिरिक्त 100 किलो नत्रजन, 85 किलोग्राम स्फूर, 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। स्फूर एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय ही प्रयोग कर देना चाहिए एवं नत्रजन की कुल मात्रा को 4 भागों में विभक्त कर देना चाहिए, जिसे बोनी के क्रमशः 30, 90, 120 दिन एवं 150 दिन में प्रयोग करना चाहिए। 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट एवं 50 किलोग्राम फेरस सल्फेट 3 वर्ष के अंतराल पर जिंक व आयरन सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति के लिए आधार खाद के रूप में बुआई के समय ही प्रयोग करना चाहिए। आइए अब हम चर्चा करते हैं इसकी उपयुक्त किस्मों, बीजों का चयन एवं तैयारी पर। गन्ने के बीज का चुनाव करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे उन्नत जातियों के स्वस्थ निरोग बीज का चयन करें। ऐसे बीज खेत से न लें जिसमें रोग व कीट का प्रकोप हो। जहां तक उन्नत प्रजातियों की बात है तो गन्ने की फसल से भरपूर उत्पादन लेने के लिए उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग करना चाहिए। गन्ने की उपयुक्त किस्मों का विवरण
इस प्रकार से है। जहाँ तक बात बीजोपचार की है तो बीज जनित रोग के नियंत्रण एवं कीट नियंत्रण हेतु कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी व क्लोरोपाइरीफास 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गन्ने को उपचारित करना चाहिए। इसके उपरांत ही इसकी बुआई करना चाहिए। किसान भाइयों, आइए अब चर्चा करते हैं बीज की मात्रा एवं बुआई पद्धति की। गन्ना की बीज की मात्रा बुआई पद्धति एवं कतार से कतार की दूरी तथा गन्ने की मोटाई के आधार पर निर्भर करती है। सामान्यतः मेड़ नाली पद्धति से बनी 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी कूड़ों में सिरा से सिरा या आंख से आंख मिलाकर सिंगल या डबल गन्ना के टुकड़े की बुआई की जाती है। मेड़ नाली पद्धति से 2 आंख वाले टुकड़ों को बोने पर लगभग 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। सब्जी वर्गीय फसलों में आलू का एक प्रमुख स्थान है और दिन प्रतिदिन जनसंख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। अतः इसकी मांग को देखते हुए जरूरी है कि इसकी खेती पादप उत्तक संवर्धन विधि द्वारा की जाए, क्योंकि इस विधि के द्वारा हम अधिक उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता युक्त कंदों की प्राप्ति होगी। तो फिर किस तरह से करें इसकी खेती, इस विषय पर जानकारी दे रही है एक विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि अग्रवाल। किसान भाइयों, हमारी सब्जी फसलों में आलू एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। आलू का उत्पादन हमारे पूरे देश में किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं। आने वाले समय में आलू की मांग और अधिक बढ़ने की संभावना है। अतः हमें पहले आलू की समस्याओं के निराकरण हेतु कदम उठाने होंगे। आलू सिर्फ सब्जी फसल ही नहीं, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन समय पर बीज की उपलब्धता न हो पाना इसके उत्पादन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। अतः हमको बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कुछ वैज्ञानिक विधियों का भी समावेश करना होगा। इन वैज्ञानिक विधियों में पादप उत्तक संवर्धन द्वारा सूक्ष्म प्रवर्धन तकनीक द्वारा बनाए गए पौधे हैं। पादप उत्तक संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिससे किसी भी मात्रा में, कितनी भी अधिक मात्रा में पौधे बनाए जा सकते हैं। ये पौधे प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं और क्योंकि ये कंद से लिए गए सूक्ष्म भाग से बनाए जाते हैं जो कि बीमारी से मुक्त होता है, अतः इन पौधों की स्वस्थता और गुणवत्ता उच्च कोटि की होती है। सूक्ष्म प्रवर्धन विधि द्वारा आलू की उगती हुई कली से एक बहुत ही सूक्ष्म भाग, लगभग 2 मिलीमीटर का भाग लेकर प्रयोगशाला में संवर्धित किया जाता है। इसको उचित तापक्रम और प्रकाश में रखकर इससे पौधे बनाए जाते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि इस बोतल में ये पौधे आपको पहचान में आ रहे हैं। ये पौधे आलू के पौधे हैं। इसमें नीचे जो आपको एक सतह में सफ़ेद सफ़ेद मीडियम दिख रहा है, ये रसायन है। इन रसायनों के माध्यम से जितने भी आवश्यक तत्व होते हैं, जो हमारी भूमि में 17 तत्व होते हैं, वही हमने इसको भी विभिन्न रसायनों के माध्यम से इस मीडियम में दे रखे हैं। इसके अतिरिक्त इसमें खाने का सामान, पौधे के खाने का सामान, जो कि पौधा अपने आप प्रकाश संश्लेषित करके बनाता है, जिसको कि शर्करा कहते हैं, वो भी हमने इसमें दे रखा है। इस प्रकार विभिन्न रसायनों के माध्यम से ये पौधे प्रयोगशाला में संवर्धित किए जाते हैं। इसके उपरांत इन पौधों को हम पॉली हाउस में लगा देते हैं, जहाँ पर कि क्योंकि ये प्रयोगशाला में संवर्धित किए गए हैं और ये एक नियंत्रित तापमान और प्रकाश पर रखे गए हैं, अतः इनको हम सीधे प्रक्षेत्र में रोपित नहीं कर सकते हैं।
इसके लिए हमें इनका 15 दिन के लिए वातानुकूलन करना होता है और इस वातानुकूलन के लिए हम इसको एक पॉली हाउस में लगाकर और वहाँ पर इनको एक्लिमेटाइज करते हैं। उसके बाद ये पौधे जब अपना खुद से भोजन बनाने लगते हैं तो ये तैयार हो जाते हैं प्रक्षेत्र में रोपण के लिए। इन पौधों को बाहर निकालकर 15 से 20 दिन के लिए अनुकूलित करने के उपरांत प्रक्षेत्र में रोपा जाता है। इससे जो हमें बीज प्राप्त होता है, जो कंद प्राप्त होता है, वो छोटे आकार का होता है। बहुत बड़े आकार का पहले ही पीढ़ी में नहीं मिल पाता है, लेकिन ये कंद बहुत उच्च गुणवत्ता के होते हैं क्योंकि इनमें बीमारियों के होने की संभावना ना के बराबर होती है। किसान भाइयों, ये प्रयोगशाला में उगाए गए पौधों से बने हुए मिनी और माइक्रो ट्यूबर हैं। आप देख रहे हैं ये छोटे आकार के हैं, इसमें कुछ बहुत ही छोटे आकार के मटर के दाने के बराबर हैं और कुछ उससे थोड़े बड़े हैं। जो बिल्कुल छोटे आकार के मटर के दाने के बराबर हैं उनको तो शेड नेट हाउस में या पॉली हाउस में भी लगाया जा सकता है, लेकिन जो कुछ बड़े आकार के मिनी ट्यूबर हैं इनको खास तौर से आप प्रक्षेत्रों में रोप सकते हैं और इससे आपको अगले वर्ष जो है परंपरागत फसल की भांति ही फसल प्राप्त हो जाएगी। इन कंदों को हम अगले वर्ष या अगली फसल में रोपित करके, क्योंकि आलू अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर रोपा जाता है, इसलिए इन कंदों का हम तुरंत भी उपयोग कर सकते हैं या इन कंदों का हम भंडारण करके और अगले वर्ष की फसल में भी इससे फसल प्राप्त कर सकते हैं। जो ये कंद प्राप्त होते हैं पौधों से, जिनको हम सूक्ष्म पौधे कहते हैं, ये माइक्रो ट्यूबर भी हो सकते हैं या मिनी ट्यूबर भी हो सकते हैं। लेकिन जब अगली पीढ़ी में फसल प्राप्त होती है तो वो परंपरागत विधि से उगाई गई फसल के मुकाबले अधिक होती है, क्योंकि उसमें बीमारी नहीं आती है और इसमें कलियों की संख्या अधिक होने के कारण फसल उच्च गुणवत्ता की प्राप्त होती है। हमारे अनुसंधान केंद्र मझेड़ा पर कुफरी गिरिराज, कुफरी गिरधारी और कुफरी हिमालनी के प्रजाति के पौधों का उत्पादन किया जा रहा है और इसके हम लोग यहाँ पर माइक्रो ट्यूबर, मिनी ट्यूबर बनाकर बीजोत्पादन करते हैं। लेकिन यदि हमारे किसान भाइयों को इसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता है तो उनको हमको समय से पहले ही बताना होगा, जिससे कि उसका बीजोत्पादन करके और उनको उपलब्ध कराया जा सके। किसान भाई चाहें तो पौधे भी ले जाकर अपने प्रक्षेत्रों में लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पौधे माइक्रो प्लांट्स होते हैं, सूक्ष्म पौधे होते हैं, अतः इनकी देखभाल करने की आवश्यकता अधिक होती है। इनमें सिंचाई, निराई, गुड़ाई समय पर आवश्यक होती है। अतः हम उचित यही रहता है कि हम अपने प्रक्षेत्र पर पौधे लगाकर बीज उत्पादन करें और फिर उसको किसान भाइयों को उपलब्ध करें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। पंतनगर द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में गत दिन हुई बारिश धान की सभी अवस्थाओं की फसल की उचित बढ़वार हेतु लाभकारी रही तथा इस सप्ताह के आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में संभावित बारिश से खेतों में और नमी हो जाने के मद्देनजर किसान भाई धान की किसी भी अवस्था की फसल में इस सप्ताह सिंचाई न करें। बालियां निकलने की पूर्व अवस्था की फसल में यदि अभी तक नाइट्रोजन की शेष बची मात्रा का बुरकाव न किया गया हो, तब बारिश बंद होने के बाद 25 किलोग्राम यूरिया,
का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें। तापमानों में संभावित गिरावट से बालियों में दाने बड़े आकार के बनने में सहायता मिलेगी, जिससे पैदावार में वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे मौसम में धान की देर से रोपी गई फसल में कहीं कहीं तना छेदक तथा पत्ती लपेटक कीटों का प्रकोप हो सकता है। पहचान हेतु देख लें कि तना छेदक कीट तने के अंदर घुसकर तने के आगे के भाग को काटकर तथा पत्ती लपेटक कीट पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक प्रकोप होने की दशा में 10 से 15% तक पैदावार में कमी आ जाती है। साथ ही दानों की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। अतः सलाह दी जाती है कि धान की जिस फसल में इन कीटों का प्रकोप 10% से अधिक हो तो उस फसल में तुरंत ही 36 WSC मोनोक्रोटोफास की 400 मिलीलीटर मात्रा का अथवा 5 EC फिप्रोनिल की 300 मिलीलीटर मात्रा या 25 EC क्विनाल्फास की 250 मिलीलीटर मात्रा का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से प्रभावित फसल में दोपहर के समय छिड़काव करें। इसके अलावा यह भी देख लें कि यदि फसल में भूरे रंग का सफेद पीठ वाले फुदकों का भी 10% से अधिक प्रकोप दिखाई दे रहा हो, तब फसल सुरक्षा हेतु 25 EC बुप्रोफेजिन की 250 मिलीलीटर मात्रा का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से प्रभावित फसल में छिड़काव करें। ऐसे मौसम में धान की बालियां निकली फसल में चूहों का प्रकोप हो सकता है। समय से इनका नियंत्रण न होने पर फसल की पैदावार में कमी आ जाती है। अतः किसान भाई खेत में घूमकर देख लें कि चूहों ने खेत में जगह जगह मिट्टी खोदकर बिल तो नहीं बना रखे हैं। यदि इस प्रकार के बिल दिखाई दें तब फसल सुरक्षा करना बेहद आवश्यक है। इस हेतु किसान भाई बाजार में उपलब्ध एल्यूमिनियम फास्फाइड की 1 से 2 गोली को प्रति बिल की दर से डालकर मिट्टी से बिलों को बंद कर दें, जिसकी गैस से चूहे बिल में ही मर जाते हैं। लेकिन यदि इससे भी सफलता न मिल पाए तब जिंक फास्फाइड की बाजार में उपलब्ध रेडीमेड केक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बिलों के पास रख दें, जिससे चूहे इसे खाकर मर जाएंगे तथा फसल सुरक्षित हो जाएगी। धान की पकने की अवस्था की फसल में रोगिंग करें, जिससे धान का शुद्ध अनाज प्राप्त किया जा सके। तैयार खेतों में उचित मृदा नमी की दशा में तोरिया की पंत तोरिया 303 या पंत तोरिया 507 की बुआई इस सप्ताह करें। इसके अलावा पीली सरसों की बुआई हेतु भी अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः किसान भाई पीली सरसों की बिनोय 9, रागिनी या नरेंद्र देव पीली सरसों 2 में से किसी किस्म के प्रमाणित बीज की 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी पंक्तियों में बुआई करें। यदि घर का बीज बो रहे हों तब फसल को स्कैलोटोनिया रोग से बचाने हेतु बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लें। उर्वरक मृदा परीक्षण के आधार पर दें। यदि मृदा परीक्षण न करा पाए हों तब 40 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास व 80 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ की दर से दें। बीज के अच्छे जमाव हेतु उचित मृदा नमी होना आवश्यक है, अतः उपयुक्त मृदा नमी सुनिश्चित कर लें। सोयाबीन की देर से बोई फसल इस समय फूल व फलियां बनने की अवस्था में है। साथ ही संभावित बारिश होने के मद्देनजर सोयाबीन की फसल में सिंचाई न करें। इस सप्ताह के अनुकूल तापमान दानों के आकार में वृद्धि में सहायक होंगे, जिससे पैदावार में इजाफा होगा। मूंग एवं उड़द की फूल एवं फली बनने की अवस्था की फसलों में सिंचाई न करें। ऐसे मौसम में सोयाबीन, मूंग एवं उड़द की इस अवस्था की फसल में रस चूसने वाले मतकूड़ कीटों का प्रकोप संभव है। अतः प्रकोप दिखाई देते ही बारिश बंद होने के बाद सुरक्षा हेतु 25 EC क्विनाल्फास की 250 मिलीलीटर मात्रा का 400 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने हेतु गन्ने की त्रियक बधाई का कार्य इस सप्ताह जारी रखें। आम के बागों की उचित मृदा नमी की दशा में जुताई करें। खेतों में सब्जी वाली मटर, मेथी, लहसुन, पालक, मूली आदि की बुआई हेतु खाली खेतों में जुताई करें। पाटा लगाकर मिट्टी को समतल कर लें। खेत की मिट्टी की जांच करवा लें तथा अगले सप्ताह बुआई हेतु आवश्यक खाद एवं बीज की व्यवस्था कर लें। दुधारू पशुओं को स्वच्छ पानी पिलाएं, बैठने के स्थान की नियमित सफाई रखें। उचित मात्रा में हरा चारा, जिसमें 4 से 5 किलोग्राम दलहनी हरा चारा भी शामिल हो, प्रति पशु प्रतिदिन खाने को दें। जो गाय या भैंस प्रतिदिन 6 लीटर से अधिक दूध दे रही हो, उन्हें 1 किलोग्राम रातिवे प्रति 3 लीटर दूध उत्पादन की दर से खिलाएं। दुधारू एवं गाभिन पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखें ताकि संक्रमण की संभावना कम हो सके। ब्यात के तुरंत बाद नवजात बछड़े को मां का पहला दूध अर्थात खीस अवश्य पिलाएं। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है, धानीपुर जौनपुर के समक्ष बहादुर भारती ने। आपने मधुमक्खियों में लगने वाले शत्रु कीटों के निदान पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई को जब भी आप मौन पालन कर रहे हो तो आपको जो विभिन्न समय में लगने वाले जो शत्रु कीट हैं या शत्रु जीव हैं उनका अच्छी पहचान होनी जरूरी है। ऐसे कुछ शत्रु हैं जैसे ततैया जो होती हैं, बरैया बोलते हैं, या पहाड़ों पे जो किसान हैं उनको अंगलार है, बिस्लार बोलते हैं। तो इस तरह के ये प्लेन में जो लाल रंग के ततैया है या पीले रंग की ततैया है, कुछ काले रंग की ततैया होती है, तो बहुत प्रकार की ततैया हैं। और ततैया जितनी भी होती हैं सभी मधुमक्खियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। जो भी मौन पालक भाई हैं उनके बरसात के समय में इनका जो आक्रमण शुरू होता है तो उस समय आप सावधान रहें। और ये सब आप सुबह शाम 2 टाइम या 3 टाइम कम से कम अपनी जो मौन वाटिका है उसका भ्रमण करें। और उसमें जगह जगह कुछ लकड़ी के तख्ते जो 4 से 6 इंच चौड़े और लगभग 20 इंच या 15 इंच लंबे हों, ऐसे तख्तों का प्रयोग करें इनको मारने के लिए। और बीच में जो मौनगिरी है उनके ऊपर रख दें और घूमते हुए इन ततैयों और बरैयों को बीच बीच में मारते रहें। दूसरा, अगर इनको बचाने के लिए आप ततैया प्रपंच का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो एक गोल ड्रम सा एक मशीन होती है और इसमें कुछ गुड़ डाल देते हैं, ततैया इसमें ट्रैप हो जाता है और फिर इसको हम मार सकते हैं। उसके अलावा जो बरसात का समय है इसमें चींटियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जब आप बागीचे के अंदर अपने मौन गृहों को अगर स्थानांतरित कर देते हैं तो वहाँ पे छाया और वहाँ पे चींटी लगने की समस्या बहुत बढ़ जाती है। ऐसी चींटी लगने से बचाने के लिए आप जो मौन गृह है उसके नीचे उन सभी मौन गृहों को स्टैंड पे रखें और स्टैंड के नीचे भी कटोरी या स्टील का या मिट्टी का बर्तन रखना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर बरसात के समय में। और इसमें पानी की सफाई, जो भी आप कटोरी में पानी रखते हैं उसकी सफाई होनी चाहिए और उसका समय समय पे उसको बदलते रहें, सफाई करते रहें। तो इससे आपका जो चींटी लगने की समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा। एक इसका मुख्य शत्रु जो है वो वैक्स मात होता है, जो मोमी पतंगा, इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और मोमी पतंगा जो है छत्ते के मोम को खा करके छत्ते को समाप्त कर देता है और ये जो भंडारित किए हुए छत्ते हैं उनमें भी लगता है और जो मधुमक्खी के जो कॉलोनी में जो परिवार में जो छत्ते रखे हुए हैं उस पर भी लगता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी जो आपके मौन परिवार है या मौन गृह है उसके अंदर जो खाली छत्ते कोई भी ना पड़े रहें। जितने भी छत्ते रहें वो मधुमक्खियों के द्वारा पूरी तरह से ढके हुए होने चाहिए और इन्हीं ढके जो अतिरिक्त छत्ते हैं उनको निकाल करके उचित जगह पे भंडारित कर दें। भंडारित किए हुए छत्तों को भी अच्छी तरह भंडारित करने की ज़रूरत है, जिससे बाहर से कोई मोमी पतंगा जो उसका एडल्ट है, प्रौढ़ है, वो उसमें अंदर जा कर के उसमें अपने अंडे न दे और जिससे कि उसका नुकसान न हो। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि अगर इसको बक्से में, मौन गृह में या मौन वंश में अगर इसका आक्रमण हो जाता है तो उसको उससे बचने का कोई उपाय, क्योंकि दवाई नहीं डाल सकते और अगर दवा डालते हैं तो मधुमक्खियों का भी नुकसान होता है। इसलिए इसको आप जिस बक्से में जो छत्ता संक्रमित हो गया हो उसको 10 मिनट के लिए धूप में रखें, मधुमक्खियों को झाड़ लें और उसको धूप में दोनों तरफ, छत्ते का दोनों तरफ दिखाएं, तो उससे जो इसका जो लार्वी है या सूंडी है वो वैक्स मात की बाहर गिर जाती है और उसको हम नष्ट कर सकते हैं और फिर इन छत्तों को हम प्रयोग में ला सकते हैं और सफलतापूर्वक इनसे आप बच सकते हैं और फिर आने वाले जो समय है उसमें बहुत अच्छा आपको शहद का उत्पादन प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है भोजू वीर वाराणसी के बुलंद सिंह ने। आपने गर्भित दुधारू पशुओं के देखरेख पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, किसी भी जानवर के जीवन में गर्भकाल एक महत्वपूर्ण जो है समय होता है। किसान भाइयों, जहाँ तक हम बात करते हैं, एक जो भैंस हमारी है वो 310 दिन उनका गर्भकाल रहता है और जो गाय हैं वो 280 से 285 दिन का उनका गर्भकाल रहता है। इसके बाद ही उनमें जो है बच्चा ब्याने की प्रक्रिया होती है। किसान भाइयों, जहाँ तक हम बात करते हैं कि उनकी उचित देखरेख की,
तो जो भी गर्भित जानवर है, जैसे ही आपको पता चलता है कि वो जो है जानवर आपका गर्भ धारण कर लिया है, आप जो है गर्भित जानवर को कभी जो है उसको डराएं या धमकाएं नहीं, तेज मत दौड़ाएं। किसान भाइयों, जो हम उसको हरे चारे दें या जो भी खाने पीने की मात्रा दें, खाने पीने का जो भी सामान दें, वो सुपाच्य होना चाहिए। किसान भाइयों, जब हमारा जानवर 5 माह का गर्भित हो चुका हो तो 6ठे माह से हम उसको जो है एक्स्ट्रा फीडिंग शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा फीडिंग के लिए हम कंसनट्रेट मिक्सचर दाना लेते हैं और ये दाने की मात्रा जो है हम पहले 6ठे माह पर आधा किलो, 7वें माह पर 1 किलो, 8वें माह पर 1.5 किलो और 9वें माह पर 2 किलो, इस तरह से हम आधा किलो बढ़ाते जाते हैं और इसको 2 किलो से ज़्यादा नहीं करते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर एक चीज़ ये जान लेनी बहुत अति आवश्यक है कि ये जो दाने की एक्स्ट्रा मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके जो है जीवन निर्वाह राशन के अतिरिक्त देय है। यानी कुल मिला के अगर आप 1 से 1.5 किलो उसको जीवन निर्वाह दे रहे हैं तो उसके अलावा 2 किलो आप उसको गर्भ वृद्धि राशन देंगे। अगर किसान भाइयों आप दाने को घर पर बनाना चाहते हैं, उसमें अपने जो भी आपके स्थानीय बाज़ार में उसके इंग्रेडिएंट्स उपलब्ध हैं उनका आप उपयोग कर सकते हैं। और इन इंग्रेडिएंट्स में आप अनाज ले सकते हैं और अनाज में आप कोई भी गेहूँ, जौ, चना, अरहर, मटर, मसूर इनको ले सकते हैं। और ये जो दाने की मात्रा है इसको आप 40 किलोग्राम ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसान भाइयों चोकर ले सकते हैं। इसमें जो है चोकर की मात्रा को हम 30% रखते हैं। इसके अलावा आप उसमें 27 किलोग्राम खली मिला सकते हैं। खली आपकी कोई भी हो सकती है, चाहे आप सरसों की खली ले लें, अलसी की ले लें या मूंगफली की ले लें, जो आपके मार्केट में अवेलेबल हो। इसके अलावा 1 किलोग्राम आप खड़िया, 1 किलोग्राम नमक और 1 किलोग्राम मिलर मिक्सचर अवश्य मिला दें। ये दाने की मात्रा किसान भाइयों आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। और दाना देने के लिए आपको अच्छा ये रहेगा कि आप उसको थोड़ा सा भिगो लें, क्योंकि इससे जो है दाने में सुपाच्यता आएगी और उनका जो है पाचन जल्दी से हो जाएगा। जहाँ तक किसान भाइयों, यदि आपका जानवर कालांतर में कभी मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर से पीड़ित रहा है तो उसको आप अतिरिक्त रूप में करीब 80 ग्राम खड़िया अवश्य निरंतर दें इस दाने के अलावा। किसान भाइयों, जो भी आप हरा चारा दें या जो भी दें, बस इतना ध्यान रखिए कि सुपाच्य हो और थोड़ा थोड़ा चारा कई बार में उसको दें। किसान भाइयों, ऐसा भी देखा गया है कि जो भी हमारा गर्भित जानवर है इसके बाड़े में हर समय स्वच्छ और ताज़ा पानी उपलब्ध रहना चाहिए, क्योंकि प्यास इसमें ज़्यादा लगती इस समय है। किसान भाइयों, जो भी आपका गर्भित जानवर है, जैसे जैसे उसमें दिन बढ़ते जाते हैं तो आप उसके जो है जहाँ पर आप उसका बाड़ा बना रखे हैं उस बाड़े में आप उसकी थोड़ी सी बेडिंग की व्यवस्था कर दें। बेडिंग के लिए यहाँ पर आप जो है पुआल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पुआल पर जानवर बैठेगा तो उसको किसी तरह की चोट नहीं लगेगी। तो इस तरह से किसान भाइयों, यदि आप बताए हुए उपायों को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जानवर समय आने पर एक स्वस्थ बच्चे को और भरपूर दुग्ध उत्पादन देगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर दाता ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18001084 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गिनिया फाउल पक्षी के आवास एवं आहार प्रबंधन पर जानकारी। धान की फसल में फुदका और गंधी बग कीट का प्रकोप और निदान। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।